एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नेतृत्व में देश की तमाम केंद्रीय एजेंसीज ने देश भर में एक व्यापक कार्यवाही की और इस कार्यवाही के हिस्से के तौर पर पीएफआई संगठन के 109 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अब हालिया खबर यह है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक ऑफिशियल गजट प्रकाशित किया है और इस गजट के हिस्से के तौर पर पीएफआई संगठन पर 5 वर्षों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर ये पीएफआई है क्या और ये जो संगठन है इस पूरा संगठन इतना ज्यादा विवादित क्यों है और सरकार द्वारा इस संगठन पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं, उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन प्रतिबंधों का प्रभाव क्या हो सकता है, इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा प्रतिबंध है, ये पूरा प्रतिबंध पीएफआई संगठन को किस तरह से प्रभावित करेगा उसको जानेंगे। इसके अलावा भारत में इस तरह के अन्य संगठन कौन कौन से हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार द्वारा, उन संगठनों की बात करेंगे। और साथ ही अंत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे भारतीय समाज और संगठित अपराध का आतंकवाद से जुड़ाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो द हिंदू से है। हमारी खबर है पीएफआई 8 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड फॉर 5 इयर्स, यानी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इस संगठन से जुड़े तमाम जो अन्य संगठन थे, जो अन्य 8 संगठन थे, उन संगठनों पर सरकार द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और इन अन्य संगठनों में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी शामिल है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक स्टूडेंट विंग है जो कि मुख्य तौर पर देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम करता था। अब इस संगठन पर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध 5 वर्षों तक लागू रहेगा। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रतिबंध की अवधि को आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई खबर की। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पीएफआई संगठन के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं और इस संगठन के इतिहास को समझ लेते हैं। तो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पूरे संगठन का दावा है ये संगठन मुख्य तौर पर स्वयं को एक गैर सरकारी संगठन और एक नव सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है। एक एनजीओ के रूप में ये संगठन खुद को पेश करता है। इस संगठन का दावा है कि ये संगठन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, हाशिएकरण पर मौजूद है, इसके अलावा जो लोग वंचित वर्ग से संबंधित हैं और उत्पीड़ित वर्गों के समर्थन के लिए उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण का प्रयास कर रहा है ये पूरा संगठन, ऐसा इस संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर दावा किया जाता है। इस संगठन की शुरुआत तो आधिकारिक तौर पर साल 2006 में हुई थी, लेकिन इस संगठन का जो इतिहास है वो साल 2006 से भी काफी ज्यादा पुराना है। दरअसल आपको याद होगा कि 1990 के दशक में भारत में जो कम्युनल हेट्रेड था वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अब ये जो कम्युनल हेट्रेड है ये 1992 में अपनी चरम पर पहुंच गया और इसी की वजह से हमें 1992 में एक बड़ी घटना देखने को मिलती है और इस बड़ी घटना के तहत बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उस ढांचे को गिरा दिया जाता है। तो हम इससे स्पष्ट होता है कि भारत में उस समय जो कम्युनल हेट्रेड था वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और ये हेट्रेड 1992 आते आते अपनी चरम पर पहुंच गया था। अब इसी पूरे परिदृश्य में, इसी पूरी स्थिति में 1993 में एक संगठन को गठित किया जाता है। केरल में एक संगठन बनाया जाता है। इस संगठन का नाम था राष्ट्रीय विकास मोर्चा यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। अब ये जो पूरा संगठन था, इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की यानी केरल की मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक कल्याण की दिशा में काम करना था। लेकिन मुख्य तौर पर ये जो संगठन था वो केवल एक धार्मिक संगठन था और धार्मिक संगठन होने की वजह से जो राज्य की मुस्लिम आबादी थी उस आबादी के बीच ये पूरा संगठन तेजी से लोकप्रिय होने लगा, लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। अब जैसे जैसे ये संगठन लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा तो लोकप्रिय होने की वजह से संगठन का जो चरमपंथी प्रकृति थी, इसका जो एक्सट्रीमिस्ट नेचर था वो भी धीरे धीरे सामने आने लगा। उदाहरण के लिए साल 2003 में इस संगठन के सदस्यों को केरल के कोझिकोड में दंगा करने और इस दंगे के दौरान तकरीबन 8 से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या करने के लिए इस संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा इस संगठन की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध होने के दावे किए गए थे, ऐसी बातें की गई थी। हालांकि इन दावों की कभी भी पुष्टि नहीं हो सकी थी।
तो ये तो बात हुई एनडीएफ की, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट की। अब ये संगठन जब तेजी से बढ़ने लगा तो इस संगठन को भारत के अन्य हिस्सों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की भी आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता के हिस्से के तौर पर इस संगठन ने अन्य संगठनों को अपने साथ जोड़ने के विचार पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, और इसी के हिस्से के तौर पर साल 2006 में 3 संगठन एक साथ आए। इन 3 संगठनों में पहला संगठन था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी राष्ट्रीय विकास मोर्चा एनडीएफ, इसमें दूसरा संगठन था कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, और इसमें तीसरा संगठन था मनीथा नीति पसाराई जो कि एक तमिलनाडु का संगठन था। अब ये तीनों संगठन एक साथ आए और तीनों संगठन एक साथ आने की वजह से एक नए संगठन का निर्माण हुआ, जिस नए संगठन को अब हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के नाम से जानते हैं। जब इस नए संगठन का गठन हुआ तो इसके बाद मात्र 3 वर्षों के भीतर कई अन्य संगठन भी इसमें शामिल हुए। कई अन्य राज्यों के जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले संगठन थे वो भी इस पीएफआई से जुड़ गए, और धीरे धीरे इस पूरे संगठन की जो मौजूदगी थी वो भारत के तमाम राज्यों तक फैल गई, और इसकी वजह से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। लेकिन ये जो संगठन था, इस संगठन का जो मजबूती थी वो मुख्य तौर पर केरल में सबसे ज्यादा थी। ये पूरा संगठन केरल में सबसे ज्यादा मजबूत था। पीएफआई संगठन जो था वो केरल में सबसे ज्यादा प्रबलता से काम कर रहा था। अब जान लेते हैं कि आखिर ये संगठन इतना ज्यादा विवादित क्यों है, इस संगठन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं, उन कारणों पर बात कर लेते हैं। तो हमेशा से ही जब से इस संगठन का गठन हुआ है, जब से 1993 की बात, जब से नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का गठन हुआ है, तभी से इन संगठनों पर हमेशा से ही हिंसा भड़काने, हथियार रखने और चरमपंथ को बढ़ावा देने, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। उदाहरण के लिए इसके लिए साल 2010 में प्रोफेसर की घटना काफी प्रमुख है। इस संगठन के सदस्यों द्वारा केरल में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के सीधे हाथ को काट दिया गया था, और उस प्रोफेसर पे आरोप था कि प्रोफेसर ने अपने प्रश्न पत्र में प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। इसी वजह से सदस्यों ने जो प्रोफेसर थे उनके राइट हैंड को काट दिया था। ये काफी बड़ी प्रमुख घटना थी और काफी ज्यादा चर्चित रही थी, और उसी के बाद से पूरा संगठन काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। इसके अलावा साल 2013 में तमाम जांच एजेंसियों द्वारा केरल की तमाम अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी, और इस छापेमारी के हिस्से के तौर पर बम और तलवार जैसे जो हथियार थे, ये हथियार बरामद किए गए थे। और इस पूरी छापेमारी के हिस्से के तौर पर जांच एजेंसी द्वारा इस संगठन के 21 कार्यकर्ताओं, पीएफआई संगठन के 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा इस पूरे संगठन पर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI के साथ संबंध होने, और साथ ही जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JBM के साथ इस संगठन के संबंध होने के भी आरोप लगते रहे हैं। CB के साथ आरोप ये लगते रहे हैं कि ये जो संगठन है, संगठन के जो तमाम लीडर्स हैं वो तमाम लीडर्स इसी संगठन के पुराने सदस्य हैं, और भारत सरकार द्वारा इस संगठन को पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। पहले इस संगठन को भारत सरकार द्वारा यूपा के तहत यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, और संगठन पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। मौजूदा समय में ये जो दोनों संगठन हैं, ये दोनों संगठन भारत में आतंकवादी संगठन है, और इन पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो ये संगठन है पीएफआई संगठन पर वैश्विक आतंकवादी संगठनों जैसे ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और अलकायदा जैसे संगठनों से संबंध रखने का भी इस पर आरोप लगता रहा है। इस संगठन के कई सदस्यों पर आरोप है कि वो सदस्य इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। बीते दिनों इस संगठन से संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल वो व्यक्ति इराक और सीरिया जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद उसे वापस भारत में डिपोर्ट किया गया, और जब भारत में उससे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो इस संगठन का सदस्य है, और इस संगठन के कई अन्य सदस्य इराक और सीरिया में, अफगानिस्तान में ISIS की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी वजह से इस संगठन का काफी ज्यादा विरोध किया जाता रहा है हमेशा से ही। इसके अलावा यदि आप सरकारी आंकड़ों की मानेंगे तो आपको पता चलेगा कि संगठन के मौजूदा समय में 50,000 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद हैं, सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा 1 से 1.5 लाख लोग इस संगठन को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर इस संगठन का समर्थन करते हैं। और ये सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि ये सभी सदस्यों को इस संगठन के तहत एक धर्म विशेष के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को बढ़ावा देने, एक धर्म विशेष के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है सदस्यों को, और इसी के हिस्से के तौर पर सदस्य धार्मिक पुलिस बन जाते हैं, एक मोरल पुलिस बन जाते हैं। और इसकी वजह से जो भारत में धर्मों के बीच, अलग अलग धर्मों के बीच जो एकता बनी हुई है, वो एकता इसकी वजह से प्रभावित होती है। जो कम्युनल टेंशन है, बट कम्युनल टेंशन और ज़्यादा बढ़ती है लोगों के बीच।
तो ये तो बात हुई विवाद, ये संगठन विवादित क्यों है, और इसी विवादित होने की वजह से गृह मंत्रालय द्वारा एक हाल ही में एक आधिकारिक तौर पर गैजेट जारी किया गया है, और इसी गैजेट के हिस्से के तौर पर इस संगठन पर देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़े रहने की वजह से इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगठन पर आरोप है कि ये संगठन ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहा है जो कि देश की अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इस संगठन की गतिविधियों की वजह से देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल भी प्रभावित हो रहा है, ऐसा इस संगठन पर आरोप लगाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। तो ये तो बात हुई इस ये पूरा संगठन विवादित क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रतिबंध का क्या प्रभाव होगा, उसके प्रभावों की बात कर लेते हैं। तो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत ये जो 1967 का एक्ट है, इस एक्ट की धारा 3 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, इस पर बैन लगाया गया है। और ये जो पूरा अधिनियम है, ये अधिनियम आतंकवाद और आतंकवादी संबंधी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत सरकार का एकमात्र उपकरण है, सबसे प्रमुख कानून है भारत में। और ये जो कानून है, ये भारत सरकार को किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने और उस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। और इसी अधिनियम के हिस्से के तौर पर अब सरकार द्वारा पीएफआई को यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक आतंकवादी संगठन बनाया गया है, आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन प्रतिबंधों का प्रभाव क्या होगा, इन प्रतिबंधों से पीएफआई संगठन को किस तरह से क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, उसकी बात करें तो इसके प्रभाव सबसे पहला यही होगा कि इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करना अब एक अपराध बन जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति अब इस संगठन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकेगा। और यदि कोई व्यक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण भी करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है। इसके अलावा इससे इस पूरे आतंकवादी घोषित किए जाने की वजह से इस संगठन की तमाम जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को भी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसकी फंडिंग और भर्ती और अन्य तमाम जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर, एक्टिविटीज पर भी रोक लग जाएगी। ये संगठन अपनी फंडिंग के लिए कहीं से भी पैसे एकत्र नहीं कर सकेगा, इसके अलावा रिक्रूटमेंट नहीं कर सकेगा और साथ ही जो तमाम अन्य गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को भी संचालित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पीएफआई और उससे संबंधित जो तमाम अन्य संगठन हैं, इन संगठनों से जुड़े जो प्रमुख नेता हैं, उन नेताओं को भी सरकार द्वारा यूपीए के तहत बुक किया जा सकता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा इस संगठन पर विरोध करने, संगठन के सदस्यों का जो विरोध करने का अधिकार है वो भी समाप्त हो जाएगा। सेमिनार करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस संगठन के सदस्य संगठन को लेकर कोई सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकते हैं और साथ ही संगठन के सदस्य कोई भी लिटरेचर प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, कोई भी लिटरेचर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो ये तो बात हुई प्रभावों की, क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत में अन्य कौन कौन से संगठन हैं जिन पर पीएफआई की तरह ही सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें सबसे पहला संगठन है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी ISFY। ये संगठन जो है, ये संगठन मुख्य तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन है, यानी संगठन भारत में जो सिख बहुल इलाका है, उस सिख बहुल हिस्से को भारत से अलग करके खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाना चाहता है और इसी वजह से संगठन पर भारत सरकार द्वारा साल 2002 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। अब यहाँ विशेष बात यह है कि इस संगठन पर केवल भारत ने ही प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि दुनिया भर के तमाम अन्य देशों जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ, इन तमाम जो देश हैं, इन तमाम देशों ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि ये संगठन कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA पर भी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ये मुख्य तौर पर एक अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न संगठन था, यानी सेपरेटिस्ट गतिविधियों में शामिल था। ये पूरा संगठन जो असम का इलाका है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भारत से अलग करके असम को एक अलग देश बनाना चाहता था और इसी वजह से भारत सरकार द्वारा 1990 में इस संगठन पर बैन लगाया गया था। ये संगठन जो मुख्य तौर पर असम को अलग करना चाहता था, ये संगठन सेपरेटिस्ट गतिविधियों के अलावा ड्रग तस्करी की में भी शामिल था। इसके अलावा ये संगठन संगठित आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी जुड़ा हुआ था। ये जो पूरा संगठन था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और पीपल्स वॉर, ये पूरा नाम है उसका, भारत सरकार द्वारा इस संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल इस संगठन पर पहले कई राज्यों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था अलग अलग कानूनों की वजह से। इसके बाद भारत सरकार द्वारा समग्र तौर पर साल 2004 में इस संगठन पर और इस संगठन से जुड़े जो तमाम अन्य संगठन थे
जो तमाम अन्य लोग थे उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, बैन लगाया गया था। ये भी एक माओइस्ट संगठन था, एक माओवादी संगठन था जो कि भारत में माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था और आतंकवादी इस संगठन को आतंकवादी घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 है, इससे संबंधित कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस अधिनियम को 1967 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था और इस पूरे अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है। अब यहाँ सवाल उठता है कि गैर कानूनी गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो ऐसी सभी गतिविधियां जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी संघ द्वारा की गई ऐसी सभी गतिविधियां जो कि देश की, भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करती हैं, इस तरह की सभी गतिविधियां गैर कानूनी गतिविधियां कहलाती हैं। इस पूरे अधिनियम के तहत समग्र शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं, यानी सारे निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। केंद्र सरकार को यदि लगता है कि कोई गतिविधि गैर कानूनी है तो सरकार उसे प्रतिबंधित कर सकती है, उस पर बैन लगा सकती है और उसको उस गतिविधियों को करने वाले संगठन या गतिविधि को करने वाले व्यक्ति को आतंकवादी या फिर आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। और इस संबंध में सरकार को एक ऑफिशियल गजट निकालना होता है, एक ऑफिशियल राजपत्र, एक आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित करना होता है। इसके अलावा इस अधिनियम में मृत्युदंड और आजीवन कारावास को अधिकतम सजा के तौर पर पेश किया गया है, यानी सबसे कठोर जो सजा इस पूरे अधिनियम में मौजूद है वो मृत्युदंड है और आजीवन कारावास है। इसके अलावा इस अधिनियम की एक विशेष बात यह भी है कि यह अधिनियम न केवल भारतीयों पर लागू होता है बल्कि यह अधिनियम उसी तौर पर समान तौर पर विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। तो ये तो बात हुई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि प्रायः इस आधार पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की आलोचना की जाती है कि यह असहमति के संवैधानिक अधिकार, कानून के शासन और निष्पक्ष सुनवाई के विरुद्ध है। टिप्पणी कीजिए। यानी आपको बताना है कि ये जो कानून है यूपा, इस कानून की इस आधार पर अक्सर आलोचना की जाती है कि ये कानून मुख्य तौर पर हमारा असहमति का जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान के तहत हमें जो असहमत होने का अधिकार दिया गया है सरकार के खिलाफ, इसके अलावा कानून के शासन और निष्पक्ष सुनवाई का जो पूरा तंत्र है उस तंत्र को प्रभावित करता है, उसको और आगे बढ़ने नहीं देता है। इसके आधार पर आपको इन तथ्यों के आधार पर आपको इस पूरे कानून की आलोचना करनी है, कानून का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पीएफआई का गठन आधिकारिक तौर पर कब किया गया था। मुझे आशा है कि इस तरह के वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह के अन्य तमाम तरह के कार्यक्रम मौजूद हैं, जैसे इनडेप्थ कार्यक्रम, इनफोकस कार्यक्रम। आप उन कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं जो कि जाहिर तौर पर आपकी परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।